नमस्कार, मैं सोमेश कुमार घितोड़े सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार फिर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो महानदी अफवाह तंत्र का टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह महानदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। और जो लास्ट ईयर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में इनसे प्रश्न आए थे, उन सब प्रश्नों का भी समावेश मैंने इस वीडियो में किया है और अन्य जानकारी भी आपको मैंने देने का प्रयास किया है जो आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की महानदी अफवाह तंत्र के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि छत्तीसगढ़ का यह सबसे बड़ा महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। यह इसकी प्रमुख नदी महानदी है और उनके जो अन्य और सहायक नदी हैं, इन्हीं सब नदियों के बारे में हम आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। यदि हम महानदी अफवाह तंत्र के कुल जल संग्रहण क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये 56.15% जल संग्रह करता है। और यदि ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करें महानदी अफवाह तंत्र का तो 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका ढाल पूर्व की दिशा की ओर है और यह छत्तीसगढ़ के मैदान में इसका विस्तार है। याद रखिएगा, इसका ढाल पूर्व की ओर है और छत्तीसगढ़ के मैदान में इसका विस्तार है। इसकी प्रमुख नदी महानदी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी महानदी है। महानदी के बारे में हम चलिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें शेयर करते हैं। महानदी ओवरऑल 858 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इनकी प्रवाहित होने की जो क्रम है वो 858 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उनके धमतरी के उद्गम से लेकर जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब तक की। और वह यदि हम मात्र छत्तीसगढ़ में इसके प्रवाह की दिशा के बारे में बात करें तो ये मात्र 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ये बहती है। 286 किलोमीटर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा भी गया है कि 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, ओवरऑल 858 किलोमीटर। अब महानदी की कुछ प्राचीन नाम भी है, इसको भी हम देखते हैं। महानदी के प्राचीन नाम में कनक नंदिनी है, ऋषि तुल्या है और महाश्वेता है। याद रखिएगा, कनक नंदिनी, ऋषि तुल्या और महाश्वेता ये प्राचीन नाम है। और सतयुग में हम आए तो सतयुग में महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना गया था। नीलोत्पला और इसका वर्णन वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से किया गया है। साथ ही साथ यदि हम द्वापर में आए, द्वापर युग में, तो द्वापर युग में इसका नाम चित्रोत्पला के नाम से वर्णन किया गया है। और मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण, इन तीनों पुराण में भी चित्रोत्पला के नाम से महानदी का वर्णन किया गया है। तो यह भी नामकरण आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम महानदी की जो उद्गम है इसके बारे में जानते हैं। महानदी का उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत से हुआ है और यह छत्तीसगढ़ के 9 जिले से होकर बहते हुए जाकर उड़ीसा के पास कटक में या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद यदि हम इसका जो प्रवाह की जिला का क्रम देखें तो इसको भी एक नजर डाल लेते हैं। धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलकर जो महानदी है वो कांकेर जाती है, कांकेर के बाद बालोद जाती है, बालोद के बाद धमतरी आती है, धमतरी के बाद ये रायपुर, रायपुर के बाद गरियाबंद, गरिया के बंद के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर, जांजगीर होते हुए फिर रायगढ़, रायगढ़ से फिर ये उड़ीसा में जाकर कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार इसका क्रम, ये 9 जिले हैं, इसको भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। धमतरी, कांकेर, बालोद, फिर धमतरी, फिर रायपुर, फिर गरियाबंद, फिर महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर, फिर रायगढ़, फिर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी में है हसदेव नदी। हम हसदेव नदी के बारे में चर्चा करते हैं। हसदेव नदी, इसका जो प्राचीन नाम है हस्तु
सोमा है, याद रखिएगा, हस्तु सोमा। हसदेव नदी का प्राचीन नाम हस्तु सोमा है और इसका जो उद्गम है वो कोरिया से है। कोरिया के सोनभद्र जिले के देवगढ़ की पहाड़ी जो कैमूर पर्वत के अंतर्गत आता है वहां से निकलती है और इसका जो विलय है कहाँ पर, ये महानदी पर मिलती है। इसको देखते हैं केरा पर, सिवनिया के पास केरा है, सीला देही वहां पर मिलती है। जैसे कोरबा फिर जांजगीर, की जांजगीर में सीला देही के पास हसदेव नदी मिल जाती है, याद रखिएगा। इसमें कुछ मैंने डिकोड किया है इसको, जैसे नीला रंग का लिखा हुआ है हसदेव, बोरई, शिवनाथ, दूध, ईब, मांड, केलो, सुरंगी। इतनी नदी में देखिए आप सामने में एरो का चिन्ह है नीचे की ओर। इस एरो का चिन्ह का मतलब है कि ये जो नदियां हैं वो महानदी में मिलती है, लेकिन ये ऊपर से उत्तर की तरफ से आकर मिलती है, याद रखिएगा। इस एरो का मतलब है ये ऊपर उत्तर की ओर से आकर महानदी में मिलती है। जैसे कोरिया से निकलती है हसदेव, फिर कोरबा के बाद जांजगीर में केरा के पास सीला देही में मिलती है। ये ऊपर से आ रही है, इसलिए इसी प्रकार का कोडिंग सब में किया गया है। और काले रंग में जो लिखा हुआ है उन सब का डिकोडिंग ऊपर की ओर है। इसका मतलब है कि ये सब नदियां महानदी में मिलती है। कब मिलती है? ये सब नीचे से जाकर, दक्षिण की दिशा से होकर जाकर महानदी में कहीं न कहीं पर मिलती है। तो इसका क्रम भी आपको देखना पड़ेगा। ये लास्ट एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया था। और हसदेव नदी 176 किलोमीटर कुल प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ में 176 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके बाद दूसरा नदी है बोरई नदी। बोरई नदी की उद्गम हम कोरबा के पूर्वी पठार से माना जाता है। पूर्वी पठार कोरबा से इसका उद्गम हुआ है और जांजगीर चांपा में महानदी पर यह बोरई नदी मिल जाती है। इसके बाद इसका एक प्रमुख सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ। याद रखिएगा, महानदी की अफवाह तंत्र की महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ। और इसका उद्गम राजनांदगांव के पानाबरस की पहाड़ी से हुआ है। याद रखिएगा, राजनांदगांव के पानाबरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। और इसका जो विलय है या महानदी पर कहां पर मिलती है? यह महानदी पर शिवरी नारायण पे मिलती है। शिवरी नारायण महानदी, शिवनाथ और एक और नदी है जोंक नदी। ये तीनों नदी मिलाकर संगम बनाती है। यहाँ पर मैंने एक स्टार का चिन्ह लगाया है, याद रखिएगा, स्टार का लाल रंग का। इसका मतलब है संगम। ये संगम स्थल है। जहां जहां पर मैंने स्टार बनाया है, एक स्टार है, ये 2 स्टार है और 3 स्टार है। चंद्रपुर, राजिम और शिवनाथ, ये तीनों जगह मतलब ये संगम बनाती है नदियां। 3 नदियों का संगम स्थल है। इसके बाद शिवनाथ छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है। याद रखिएगा, शिवनाथ छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है और ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा। ओवरऑल हम देखते हैं तो महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन शिवनाथ 290 किलोमीटर बहती है। तो इसको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। इसके बाद है दूध नदी। दूध नदी का उद्गम मलाच कुंडम की पहाड़ी कांकेर से हुआ है। मलाच कुंडम की पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम हुआ है और यह भी जाकर महानदी में मिल जाती है। चूंकि ये दूध नदी केवल कांकेर के एरिया में बहती है, याद रखिएगा, यहीं से निकलती है और जब धमतरी से महानदी यहाँ आती है तो ये यहाँ पर महानदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये जो दूध नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र मात्र कांकेर जिला है, इसको याद रखिएगा। और कांकेर इस दूध नदी पर ही मलाच कुंडम नामक जलप्रपात भी स्थित है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं अगला है ईब नदी। ईब नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। ईब नदी ये भी महानदी की सहायक नदी है। ये जसपुर के पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। याद रखिएगा, जसपुर के पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और ये संबलपुर उड़ीसा में जाकर महानदी में मिल जाती है। इसका उद्गम है पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी और ये मिलती है संबलपुर उड़ीसा में महानदी पर। इसके बाद ईब नदी, ये ओवरऑल लंबाई इसका 202 किलोमीटर है। ओवरऑल पूरा टोटल लंबाई जब महानदी पर विलय होते तक ये 202 किलोमीटर जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मात्र 87 किलोमीटर 87 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, 87 किलोमीटर ईब नदी। ईब नदी में सोने के कण भी पाए जाते हैं, इसके लिए भी फेमस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम आते हैं
एक और है मांड नदी। मांड नदी याद रखिएगा, मांड नदी। मांड नदी ये सरगुजा के मेन पार्ट से इसका उद्गम स्थल है, मेन पार्ट, और इसका प्राचीन नाम मंदगा है। याद रखिएगा, मंदगा प्राचीन नाम इसका, मांड नदी का मंदगा है, और मेन पार्ट से इसका उद्गम हुआ है, और ये जाकर चंद्रपुर में महानदी पर मिलती है। याद रखिएगा, चंद्रपुर एक संगम स्थल हो गया। ये संगम स्थल महानदी, मांड और लात नदी, इन तीन नदियों का संगम चंद्रपुर पर। उसके बाद मांड नदी का टोटल लंबाई 155 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 155 किलोमीटर कुल लंबाई है मांड नदी की, और इसी नदी पर सरभंजा जलप्रपात भी स्थित है। इसके बाद हम रायगढ़ में आते हैं। रायगढ़ में दो नदियां हैं, केलो नदी और सुरंगी नदी। केलो नदी का उद्गम लुड़ेक पहाड़ी से हुआ है, और ये इसका जो महानदी में विलय है या मिलती है वो महादेवपाली उड़ीसा में है। याद रखिएगा, केलो लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है और महादेवपाली उड़ीसा में ये जाकर महानदी पर मिल जाती है। ये टोटल लंबाई इसका 112 किलोमीटर है केलो नदी का। इसी प्रकार है सुरंगी नदी। सुरंगी नदी ये भी रायगढ़ से ही निकलती है, इसका उद्गम, और उड़ीसा में जाकर महानदी पर ये मिल जाती है। तो याद रखिए कि केलो और सुरंगी। इसके बाद हम आते हैं महासमुंद। महासमुंद में है सूखा नदी, लात नदी, जोंक नदी और बलमदेही नदी, ये चार नदियां। सूखा नदी का उद्गम तुंगांव महासमुंद से हुआ है, और यह भी महानदी पर जाकर मिल जाती है। आगे इसके बाद महत्वपूर्ण नदी है लात नदी, ये भी संगम बनाती है। लात नदी ये रदन की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, और ये चंद्रपुर में जाकर संगम बनाते हुए महानदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, रदन की पहाड़ी से उद्गम हुआ है महासमुंद से, और चंद्रपुर में जाकर संगम बनाते हुए महानदी में विलय हो जाती है। इसके बाद है जोंक नदी। जोंक नदी इसका जो उद्गम है सोनबेरा का पठार है उड़ीसा, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है, सोनबेरा का पठार उड़ीसा से, और ये शिवनैन में जाकर विलय हो जाती है और संगम बनाती है शिवनैन में महानदी के साथ। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम शिवनैन जिला जांजगीर चांपा में स्थित, वहां एक संगम बनता है। इसका टोटल लंबाई 90 किलोमीटर है। याद रखिएगा, टोटल लंबाई है 90 किलोमीटर। इसके बाद एक और नदी है बलमदेही नदी। बलमदेही नदी ये बागनावपारा क्षेत्र से इसका प्रवाह है, उद्गम हुआ है, और ये नंदनिया बलौदा बाजार में जाकर महानदी पर मिल जाती है। नंदनिया बलौदा बाजार में महानदी पर मिलती है बलमदेही नदी। इसके बाद हम आते हैं महत्वपूर्ण दो नदियां हैं गरियाबंद में, पैरी और सोंढूर। पैरी नदी इसका प्राचीन नाम पलासिनी है। याद रखिएगा, पैरी नदी का प्राचीन नाम पलासिनी, यह भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका उद्गम भाद्रगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम पैरी नदी का भाद्रगढ़ी की पहाड़ी से हुआ है, और ये जाकर राजिम में महानदी पर मिल जाती है और संगम बनाती है। पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम राजिम पर। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो लंबाई है 90 किलोमीटर, पैरी नदी की कुल लंबाई है 90 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसी में एक और नदी है सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का प्राचीन नाम सुंदराभूति है। याद रखिएगा, प्राचीन नाम सुंदराभूति, ये प्राचीन नाम है, और इसका उद्गम नरियर पानी से हुआ है, और साथ ही साथ उड़ीसा से भी इसका उद्गम बताया गया है। नवरंगपुर, उड़ीसा का एक क्षेत्र है नवरंगपुर, वहां से इसका उद्गम बताया गया है, और ये भी जाकर राज्य में संगम बनाते हुए महानदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, पैरी, सोंढूर और महानदी तीनों का संगम राजिम पर है। इसके बाद आता है हमारा सिलियारी नदी। सिलियारी नदी यह भी धमतरी में है, धमतरी में स्थित है। धमतरी में इस पर एक बांध बना हुआ है सिलियारी में, माडम सिल्ली का बांध, जो कि बहुत फेमस बांध है। तो ये बांध परियोजना के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। यहाँ हम केवल इसके प्रमुख नदी, जो सहायक नदी है महानदी अफवाह तंत्र की, उसके बारे में चर्चा की है। इस प्रकार ये हमारा महानदी अफवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है, सहायक नदी है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि संगम स्थल कहाँ पर है। तो संगम स्थल जैसे मैंने बताया कि चंद्रपुर है। चंद्रपुर में आपका संगम स्थल महानदी और मांड और लात, महानदी, मांड और लात, ये तीनों का संगम चंद्रपुर पर है। राजिम में है आपका महानदी, पैरी और सोंढूर, ये तीनों का संगम आपका
राजिम पर है, और एक संगम आपका बनता है शिवरीनारायण में, जांजगीर चांपा जिले में, वो महानदी शिवनाथ और जोंक का, शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी, इन तीनों का संगम। इस प्रकार ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप लोग टोटल इसमें जो जो क्षेत्र से जहां जहां से ये नदियां गुजरी हैं, महानदी अफवाह तंत्र, निश्चित रूप से उन जगहों पर कहीं न कहीं पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं या बांध का निर्माण हुआ है। उन सब को भी हम अगले वीडियो में ट्रेस करेंगे कि कहां कहां पर इन नदियों पर परियोजना या बांध या जल प्रपात का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये वीडियो आज का हम यही समाप्त करते हैं, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग एक बार इन सभी प्रश्न को, इससे जो किलोमीटर है कुल इनकी लंबाई है, उनसे भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनके उद्गम स्थल से प्रश्न आते हैं, और कहाँ पर जाकर वो मिलती है उनसे प्रश्न आते हैं। इस प्रकार ये आप एक बार इनका एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, और एक नोट्स जैसे इसको तैयार रखिए, और बहुत कम समय में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमको पुस्तकें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो परीक्षा के लायक महत्वपूर्ण चीजें हैं केवल हमको उन्हीं पर फोकस करना है, और उसके अनुसार ही हमारी तैयारी होनी चाहिए, तब हम कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। मैं इसके बाद ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और ये जाते जाते आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। नमस्कार।